हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज अपने इस साइंस सीरीज में के लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। इससे पहले 3 लेक्चर साइंस का मैं अपलोड कर चुका हूं। ये चौथा लेक्चर है आप लोगों के बीच। देखिए, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज टॉपिक रहेगा अपवर्तन में जो रंगों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर डीएनए के बारे में आपको बता ही दिए थे, आज फिगर के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। ग्रीन हाउस गैस के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। आगे अगला देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को डायग्राम के माध्यम से विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है ना। फिर हम लोग अवस्था परिवर्तन के बारे में मूल रूप से चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही मेहनत के साथ डायग्राम बनाने का प्रयास किया हूँ और आपको समझाने का बहुत सा उपाय किए हैं। आइए आज हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आंसर की भी दिया गया है। ये नए अपडेट के साथ आप लोगों से मैं जुड़ा हूं। आइए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में मानव शरीर में पित्त उत्पादन कहाँ होता है। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कहाँ होता है। पहला है यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, आंत। गुर्दा को ही हम लोग दोस्तों किडनी कहते हैं। गुर्दा को ही क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कहाँ होता है। तो पित्त जो दोस्तों ये आपका हमारे यकृत में उत्पादन होता है। कहाँ होता है? यकृत में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर के बारे में आपको बताए थे। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यहीं से हमारा पित्त स्रावित होती है। क्या स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है। और फिर पित्त के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो पित्त स्टोर होता है ये होता है पित्ताशय में। पित्त जो स्टोर होता है ये कहाँ होता है दोस्तों? पित्ताशय में। पित्त का स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पेनक्रियाज के बारे में आपको बताए थे दोस्तों कि पेनक्रियाज हमारे जो एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछेगा पेनक्रियाज या अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये आपका मिश्रित ग्रंथि है और इससे कौन सी हार्मोन निकलता है, तो इसके बारे में बताए थे कि इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है। कैसा हार्मोन निकलती है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है। और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होती है? तो डायबिटीज होती है। कौन सी बीमारी? डायबिटीज होती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तन होता है? प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तन होता है? सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है ना। तो देखिए, लाल, हरा, नीला या बैंगनी। तो ये जो डायग्राम के माध्यम से हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन का मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणों को क्या करना? आर पार हो जाना अपवर्तन कहलाता है। कुछ रास्ता में परिवर्तन करके, है ना। तो ये अपवर्तन कैसे होता है? जैसे एक हम लोग ग्लास प्रिज्म लिए हैं, है ना। एक ग्लास का प्रिज्म लिए हैं और यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट यानी कि ये सफ़ेद प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश को ये इस प्रिज्म से गुजारा जाता है। और जब इस प्रिज्म से गुजारा जाएगा, इस प्रिज्म से गुजारने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों कि आप देख पा रहे होंगे कि 7 रंगीन पट्टी में बट जाता है। कितने रंगीन पट्टी में? 7 रंगीन पट्टी में बट जाता है। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, तीसरे प्रकार से भिब गयोर। क्या याद रख सकते हैं? भिब गयोर ऐसे याद रखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं भिब गयोर। ये जो पट्टी का ये बात लिखा गया भिब गयोर, ये नीचे से ऊपर की क्रम है। किसका क्रम है? नीचे से
ऊपर का क्रम है विबग्योर, ठीक है, नीचे से ऊपर का क्रम है विबग्योर। तो देखिए विबग्योर के बारे में कैसे हम लोग याद रखेंगे विबग्योर को। भी का मतलब हुआ वायलेट, भी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वायलेट हुआ। वायलेट का मतलब होता है बैगनी, वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। वायलेट का मतलब बैगनी। तो देखिए इसको हिंदी में कैसे याद रख सकते हैं, हिंदी में इसको लिख सकते हैं दोस्तों एक शब्द में, तो बैजानिह पीनाला। इसको कैसे पहले हम याद रख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब किसी सफेद प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो कितनी रंगीन पट्टी में बट जाता है, तो 7 रंगीन पट्टी में बट जाता है, जिसे वर्णक्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अंग्रेजी में वायलेट है, अंग्रेजी में वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो यहाँ पर जो 7 रंगीन पट्टी बना है इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। और इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो ऊपर है उसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है, जो ऊपर है उसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है। जैसे यहाँ पर रेड की चर्चा करें तो सब क्वेश्चन पूछेगा किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है या वेवलेंथ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाली रंग है लाल। लाल से कम किसका होगा दोस्तों, ऑरेंज। ऑरेंज से कम पीला, पीला से कम हरा और सबसे कम बैगनी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला आपका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, तब हो जाएगा लाल। कहेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन होगा, बैगनी, है ना। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का रंग लाल होता है ना। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, लाल है। यही कारण है कि ये सब खतरे के निशान में, इसके अलावा सिग्नल पर, है ना, ये सब किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का, ताकि इसका विक्षेदन कम होता है, यानी विक्षेप कम होता है, ये अपने मार्ग से कम भटकता है। ये देखिए कितना मार्ग भटक रहा है, अगर आप देखना चाहें तो ये मार्ग इस प्रकार से भटक रहा है। ये देखिए लाल, ये श्वेत प्रकाश, ये लाल यहाँ आया, कितना भटका। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, हाँ ये देखिए रेड है, रेड कितना कलर भटक रहा है, मात्र इतना मूव हुआ है। जबकि बैगनी कितना मूव हुआ है, ये देखिए यहाँ आ गया, है ना। ये सबसे बहुत ज़्यादा आपका विक्षेपित होती है ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा सिग्नल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो लाल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसका होता है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से विक्षेपित कौन हुआ था, तो बैगनी हुआ था, क्योंकि आपको याद करवाए थे कैसे करके, ये आपका विबग्योर, ऐसे करके विबग्योर, है ना। ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित बैगनी है और सबसे कम विक्षेपित लाल है, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है किसका, बैगनी का, और सबसे कम लाल का। अब तरंगदैर्घ्य में क्वेश्चन पूछ देगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि आप इस डायग्राम के माध्यम से आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे ऊपर में यानी सबसे कम विक्षेपित कौन होती है, तो लाल, सबसे कम विक्षेपित लाल, और उस सबसे ज़्यादा विक्षेपित सबसे ज़्यादा अपवर्तित बैगनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें डीएनए। डीएनए के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। आइए आज हम लोग डायग्राम भी लाए हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए डीएनए के बारे में आपको बताए थे कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, कई बार चर्चा कर चुके हैं, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबोज, है ना, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन वाला नहीं, न्यूक्लियोड नहीं, ये सब गलत है, ठीक है। और डीएनए के बारे में आपको चर्चा किए थे हम कि डीएनए क्या है,
डीएनए के बारे में आपको बताए थे कि इसका खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक फिशर किया था इसका खोज, है ना, फ्रेडरिक फिशर इसका खोज किया था। लेकिन इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आपको बताए थे कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन पिछले सीरीज में था कि डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। देखिए डबल हेलिक्स में ये बटा हुआ है ना, ये 2 हेलिक्स है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से ये डबल हेलिक्स है ना। डबल हेलिक्स मॉडल लेने वाले थे 2 व्यक्ति, वाटसन एवं क्रिक। लेकिन आपका डीएनए का खोज फ्रेडरिक फिशर ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक फिशर ने किया था। डीएनए में कुछ नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है, कुछ नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है जिसमें गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है और एडेनिन है। गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है, तो नाइट्रोजनी बेस आपका पाया जाता है 4। कितने पाया जाता है, 4। कौन कौन पाया जाता है दोस्तों, तो गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है और एडेनिन है। एनी प्रॉब्लम, तो ये ध्यान रखेंगे। और आपको बताए थे कि डीएनए में ही अनुवांशिक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, अनुवांशिक गुण, याद रखेंगे। और अनुवांशिकी का पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल, कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस का राजा कहा जाता है ना। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, तो जितने ऑप्शन में है यहाँ पर सारे ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है। सर इसके अलावा भी है क्या, बिल्कुल इसके अलावा भी ये आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का राजा किसको कहेंगे, जिसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक होगी। जिसकी मात्रा अधिक होगा वो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का राजा कहलाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग डायग्राम के माध्यम से कि ग्रीन हाउस गैस का राजा किसे कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि ये ग्रीन हाउस गैस में क्या है कि सबसे अधिक गैस की मात्रा किसका है, तो सबसे अधिक गैस की मात्रा किसका है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का 56% ग्रीन हाउस गैस। यानी ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा किस गैस का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना परसेंट है दोस्तों, 56% है। अगला है मीथेन कितना परसेंट है, 18%। फिर अगला अगर देखना चाहें हम, अगला ये CFC कितना परसेंट है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है 13%। ओजोन है 7%। और फिर नाइट्रस ऑक्साइड है 6%, है ना। तो सबसे अधिक के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस पाए जाने वाले कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किस गैस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मीथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इससे ये भी याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन यहाँ था ग्रीन हाउस गैसों का राजा किसे कहेंगे, तो राजा निश्चित रूप से जिसकी मात्रा अधिक होगा वो राजा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, मीथेन आपका धान के खेत में पाया जाता है, जहाँ पर हम लोग पशु को बांधते हैं, है ना, वहाँ पर पाया जाएगा, पशुपालन स्थान पर। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम, हंसने वाला गैस के रूप में जानते हैं। ओजोन का लेयर कहाँ है, समताप मंडल में है। आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है। सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है, तो अवरक्त में, पराबैंगनी में, द्रव्यमान में, दृश्यमान में या एक्सरे में।
तो सबसे अधिक ऊर्जा का विकिरण होता है दोस्तों पराबैंगनी किरण में। किसमें होती है? पराबैंगनी किरण में। यही पराबैंगनी किरण को रोकता है कौन सा परत? ओजोन परत रोकता है। और ओजोन परत को क्षय करने का कार्य करता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊर्जा किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या नाभिक? तो कोशिका का पावर हाउस, देखिए नाम ही है दोस्तों पावर हाउस। क्या नाम है? पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब जिसके पास में ऊर्जा का जो स्रोत हो, है ना, तो ऊर्जा बनाने का कार्य करता है कौन? ऊर्जा बनाने का कार्य करता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, लेकिन आप इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या विशेषता है? माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता जानने से पहले हम लोग चर्चा कर ले थोड़ा सा किसके बारे में? कोशिका के बारे में, यानी कि सेल के बारे में चर्चा कर लें। कोशिका की जो खोज की बात है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कब किया था दोस्तों? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था आपका ल्यूवेनहॉक। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं उसे कोशिका अंगक कहते हैं। अब वही कोशिका अंगक में कोशिका अंगक कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की गुण की बात चर्चा करें हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये दोहरी झिल्ली वाला, अभी फिगर के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, ये दोहरी झिल्ली वाला परत है। ठीक है, बाहर वाले को कहते हैं बाह्य झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन वाला झिल्ली है। ठीक है, इसमें एक ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में होती है दोस्तों? एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिनके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होती है। खुद का डीएनए और प्रोटीन होती है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी है जिसके पास खुद का डीएनए एवं प्रोटीन होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे कोशिका अंगक है जिसके पास खुद का डीएनए एवं प्रोटीन होती है। आइए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए तो दो झिल्ली होता है, आपको बताए थे। ये देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर देखेंगे अगर हम इनर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन कौन सा है? तो ये देखिए इनर मेम्ब्रेन को दर्शाया गया है, ये वाला पार्ट है ना, ये जो ऐसे ऐसे घुमा हुआ पार्ट है ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। फिर देखेंगे ये तो दो झिल्ली वाला हो गया ना, तो क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये डबल झिल्ली वाला है, यानी दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है। सर इसके पास आपने बताया कि खुद का डीएनए होती है, तो ये देख लीजिए खुद का डीएनए इसके पास है ना, खुद का डीएनए है। या ये जो धसा धसा हुआ पार्ट है, अगर हम दिखाना चाहें दूसरे कलर से, ये जो धसा धसा हुआ पार्ट है ना, ये जो धसा हुआ पार्ट है इसको हम लोग क्रिस्टी या फिर क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी या क्रिस्टा इसी को कह देते हैं। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्रिस्टी के नाम से। तो क्वेश्चन पूछा क्रिस्टी जैसी संरचना या क्रिस्टी जंक्शन कहाँ पाया जाता है? तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स। एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है सर? एटीपी का निर्माण देख लीजिए, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने कहा सर कि डीएनए के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन तो है ही नहीं दोस्तों, प्रोटीन है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। किसको कहा जाता है?
राइबोसोम को। अब बताइए फैक्ट्री ही जब यहाँ है तो प्रोटीन तो निश्चित रूप से होगी, ठीक है। तो डीएनए और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, यानी राइबोसोम है तो ये भी है। एक और संरचना है ग्रेनुल्स, इसे भी याद रखेंगे आप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हम स्ट्रक्चर समझाने में सक्षम होंगे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, यानी ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक। आप अगर गौर कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू आप हमारे सीरीज को देख पा रहे होंगे तो कई प्रकार के आपके एसआई मात्रक आपको क्लियर करवाया गया है। हर लेक्चर में कम से कम 10 एसआई मात्रक आपको बताया जाता है। तो इसमें ध्वनि की तीव्रता एक नए एसआई मात्रक है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है डेसिबल। क्या नाम मात्रक है? डेसिबल। क्या नाम मात्रक है दोस्तों? डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल। सर और जो है हर्ट्ज जो है आवृत्ति का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है? आवृत्ति का। वाट किसका है दोस्तों? शक्ति का एसआई मात्रक है। किसका मात्रक है? और जूल कार्य का एवं ऊर्जा का मात्रक है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में 21% मात्रा किस गैस की होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में आपको शायद पीछे वाले लेक्चर में भी हम बताए थे। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि सबसे अधिक गैस की मात्रा किसका है? नाइट्रोजन की है। कितना परसेंट है दोस्तों? 78%। कितना प्रतिशत? 78% है। उसके बाद में किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। कितना परसेंट? 21% है। फिर ऑक्सीजन का 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है ना। हीलियम का भी बहुत न्यूनतम मात्रा में है। उसके बाद आर्गन का आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद किसका मात्रा आता है? आर्गन का मात्रक आता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा कितना है दोस्तों? तो 21%। ऑक्सीजन का मात्रा 21%, नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 20 से 120 दिन जीवन काल होता है। ब्लड के बारे में कभी हम आगे चर्चा कर लेंगे दोस्तों। आज आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया में द्रव सीधे गैस में बदल जाता है? द्रव सीधे गैस में बदल जाती है, यानी सीधा यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव से गैस में बदल रहा है, यानी वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है ना। तो सर और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ उदाहरण, उसके बारे में चर्चा कीजिए। आइए एक डायग्राम के माध्यम से हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं और आपको हमेशा याद भी रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये 4 अवस्था के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। पहला क्या है दोस्तों? ठोस। पहला क्या है? ठोस। फिर क्या है? द्रव। फिर क्या है? गैस। फिर क्या है? प्लाज्मा। हालांकि पदार्थ की कितनी अवस्था होते हैं? 5 अवस्था। कितने अवस्था होते हैं? 5। यहाँ पर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे तो सामान्यतः आप अगर देखते होंगे तो 3 ही अवस्था में घुमा फिरा के आपको रख दिया जाता होगा, लेकिन मैं 4 अवस्था के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 4 अवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, सबसे पहले ठोस है। क्या है? ठोस। ठोस से हम लोग किस अवस्था में बदल रहे हैं? द्रव अवस्था में। तो ठोस को द्रव में गला रहे हैं, यानी कोई बर्फ है, बर्फ को हम लोग पानी बना रहे हैं। तो ये बर्फ क्या हो रहा है? गल रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग गलन की प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया करते हैं दोस्तों? गलन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया कि द्रव से फिर हम गैस में बना रहे हैं। द्रव से कौन सी अवस्था में जा रहे हैं?
गैस से, यानी कि पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों? वाष्पीकरण। तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वाष्पीकरण कहलाती है। अब गैस को क्या कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा गैस से ठोस में भी डायरेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, ई वाला प्रोसेस हम छोड़ देते हैं। ठोस को द्रव किए तब हो गया गलन, द्रव को गैस में किए तो वाष्पीकरण। अब उल्टा प्रोसेस में चलते हैं। कोई पानी है ना, द्रव है, और द्रव को हम लोग जमा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो यानी ये जम रहा है, यानी बर्फ के रूप में बन रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण कहलाती है। फिर अगर क्वेश्चन पूछे दे उल्टा रिवर्स में कि द्रव से किधर से इधर से, यानी द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि पानी जम रहा है, तब कौन सी प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों? तब आप कहेंगे कि सर हिमीकरण। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया हिमीकरण हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि गैस से द्रव में कर रहे हैं, यानी गैस को ठंडा कर रहे हैं, तब ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों? संघनन। क्या हो जाएगी? संघनन। यानी कि अभी तक हम लोग ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस कर रहे हैं। अब जो प्रोसेस होगा ये अब थोड़ा सा अजीब प्रोसेस है। सर कैसा प्रोसेस है? तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? कोई ठोस, ये ठोस पदार्थ है। कोई कैसा पदार्थ है दोस्तों? ठोस पदार्थ है। कोई कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। अब ये ठोस पदार्थ क्या हो रहा है कि ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलता है, लेकिन कुछ वैसे पदार्थ हैं जिसको ठोस से गर्म करेंगे तो सीधे किस में बदल जाएगी? गैस में। सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रोसेस को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब इसका रिवर्स देखते हैं। इसका क्या देखते हैं हम लोग? रिवर्स। इसका रिवर्स क्या है दोस्तों? इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई गैसीय पदार्थ है, कोई कैसा पदार्थ है? गैसीय पदार्थ है, तो गैसीय पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन वो सीधे किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या देंगे दोस्तों? इस प्रोसेस का नाम देंगे निक्षेपण। इस प्रोसेस का क्या नाम देंगे? निक्षेपण। इस प्रोसेस का क्या नाम देंगे? निक्षेपण। क्या क्वेश्चन आ गया? फिर से क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण। अभी तक हम लोग किस में घूम रहे थे? ठोस, द्रव और गैस में घूम रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करने के प्रयास करें तो गैस से अगर प्लाज्मा में जाना है, यानी गैस से हम लोग क्या करते हैं? गैस को और गर्म करते हैं। गैस को और हम लोग क्या करते हैं? अगर गर्म करने का प्रयास करते हैं, तो गर्म करने का प्रयास करेंगे तो ये प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। और प्लाज्मा अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? ये प्लाज्मा अवस्था से गैस से प्लाज्मा अवस्था में जाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो ये आयनन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनन, यानी आयन में बट जाता है। और अगर प्लाज्मा से गैस में आती है तो इस प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? पुनर्योजन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनर्योजन। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों अवस्थाओं के बारे में जान गए होंगे। इसमें जो मुख्य रूप से पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन, वो क्या पूछा जाता है, इसकी जिक्र हम लोग करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन के बारे में, निक्षेपण के बारे में, संघनन के बारे में। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बच रहा है, कौन कौन बच रहा है दोस्तों? तो ये बच रहा है कौन कौन? ये वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण बच रहा है, हिमीकरण बच रहा है, गलन बच रहा है ना।
ये 3 प्रोसेस को सामान्यतः लोग समझ जाते हैं कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में गल जाएगा, तो गलन प्रक्रिया है ना। द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें फंस जाता है कि गैस को ठंडा करेंगे तो संघनन, गैस से ठंडा होने की प्रक्रिया संघनन, और ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण, और गैस से प्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को आयनन, ठीक है, और प्लाज्मा से गैस में बदलने की प्रक्रिया पुनर्योजन। दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं आप लोगों को ये सिखाने का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन किस प्रकार का अणु है। ओजोन किस प्रकार का अणु है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो 3 का मतलब कितने परमाणु है? इसमें 3 परमाणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपरमाणु। जैसे अगर हम बात कर लें N2, तो ये कैसा परमाणु हो जाएगा? द्विपरमाणु, ठीक है, द्विपरमाणु, जिसमें हम लोग देख रहे हैं 4 वाला। अगर हम बात करें P8, तो हो जाएगा क्या चीज? बहुपरमाणु हो जाएगा, यानी जितने परमाणु हो जाता है, एक परमाणु रहेगा तो एक परमाणु, है ना, 2 वाला रहेगा तो द्विपरमाणु, 3 रहेगा तो त्रि, 4 रहेगा चतुष, 4 से अधिक रहेगा तो बहुपरमाणु। जैसे सल्फर को देखेंगे, सल्फर का शायद एसेट होता है, तो ये बहुपरमाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य की आंख के किस भाग में प्रकाश फोकस बनता है? प्रकाश का फोकस कहने का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब। प्रकाश के फोकस कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्रतिबिंब। यानी मनुष्य की आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? यानी इमेज। प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? तो प्रतिबिंब बनता है आपका कहाँ पे? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। आंख के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में डिटेल से चर्चा किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, साइंस टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सब डिटेल दिया गया है ना। तो आप थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लें दोस्तों कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया ही ऐसा पार्ट है जो मनुष्य की जब आंख दान दिया जाता है तो कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। लेंस कैसा लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। आइरिस क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है? तो रक्त के थक्का जमने में समस्या होती है कौन? विटामिन के। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के। पता किस विटामिन की कमी से रक्त जमने में समस्या होता है? विटामिन के। अब प्रोटीन पूछेगा तो प्रोटीन में क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। धातु में क्वेश्चन पूछेगा तो धातु में क्या आंसर हो जाएगा? कैल्शियम। कई फैक्टर होते हैं जो आपका रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो इस फैक्टर को थोड़ा सा जान लें हम लोग। क्या तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कौन सा विटामिन मदद करता है, तब हो जाएगा विटामिन के। कौन सा धातु, तब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कौन सा आयन? कैल्शियम आयन। कोई दिक्कत? आयन के रूप में होता है, कैल्शियम पर डबल आयन होती है। और प्रोटीन की बात करेगा तो प्रोटीन में आ जाएगा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। अगला, सब विटामिन के बारे में और सर बताइए। तो विटामिन के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके थे। कौन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन के का होता है फ्लिक्विनोन होता है। अब विटामिन ई का टेकोफेरोल होता है, आप ध्यान में रखेंगे। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। किसका मात्रक होता है? ओम। वोल्ट किसका होता है दोस्तों? तो विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का। वाट किसका होता है? तो शक्ति का। और एम्पियर विद्युत धारा का होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग स्मॉल जी। क्या करते हैं? स्मॉल से डिनोट करते हैं। और पिछले लेक्चर में हम चर्चा किए थे कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का भी मान आपको बताए थे कि 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ये आपको बताए थे। अब अवोगाड्रो की संख्या में बताए थे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होती है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन दोस्तों ये जाइलम के द्वारा होता है। इसकी विशेष चर्चा हम लोग पिछली क्लास में किए थे, ठीक है। तो फ्लोएम किसका वहन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का वहन करता है, यानी कि खाद्य पदार्थ का वहन करता है फ्लोएम। और ये 4 अवयव से मिलकर बने होते हैं। चारों का नाम आपको बताए थे, ठीक है। चारों के नाम में क्या क्या होता है? फ्लोएम में 2 को बताए थे। फ्लोएम से होता है, एक को कहते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक को कहते हैं फ्लोएम फाइबर यानी फ्लोएम रेशा। फिर आपको बताए थे कि एक होता है सिव ट्यूब और एक होता है आपका सिव ट्यूब था, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशा और फ्लोएम सिव ट्यूब। एक था कंपेनियन सेल। कौन था? कंपेनियन सेल यानी साथी कोशिका। उसी तरह से जाइलम भी 4 अवयव से मिलकर बने होते हैं। पेरेन्काइमा के बारे में भी बताए थे। पेरेन्काइमा जल भोजन का संग्रह करता है। कोलिन्काइमा पौधों में लचीलेपन का गुण लाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने की दर किससे नियंत्रित होती है? तो देखिए, सांस लेने की दर हो गया, छींकने की दर हो गया, खांसने की दर हो गया, यानी कुछ वैसे आँख के पलके झपकने की दर, यानी कि वैसा क्रिया जो अनैच्छिक हो। कैसा क्रिया हो दोस्तों? अनैच्छिक हो। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ये किसका हिस्सा है? मस्तिष्क का हिस्सा ही है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की चर्चा तो पिछले 3 लेक्चर में हमने किया था, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। कहता कौन सा गैस ग्रहण करता है? तब कार्बन डाइऑक्साइड होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती है। परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित किया जाता है, यानी प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करता है? तो ध्वनि के बारे में भी चर्चा हम लोग कई लेक्चर में किए हैं, है ना। तो ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करता है? तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलता है, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं होगा वहाँ पर ध्वनि नहीं गमन करेगी, ठीक है। आपको बताए थे कि सबसे तेज ध्वनि ठोस में होती है, ध्वनि का गमन होती है, उसका ठोस, द्रव, फिर गैस में होती है, लेकिन कहाँ नहीं चलती है? निर्वात में। लेकिन प्रकाश के बारे में अगर चर्चा करें, प्रकाश सबसे तेज किस गति में होती है? किस माध्यम में? निर्वात में। अध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, इसके बारे में भी हम बताए थे। किस विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपका होता है गामा किरण की। किसका होता है दोस्तों? गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। जबकि इसकी वेधन क्षमता की बात करें तो वेधन क्षमता इसकी सबसे अधिक होगी। इसके बारे में यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपके बीच में लाए हैं, कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भेदन क्षमता और तरंगदैर्ध्य के बीच एक व्युत्क्रमानुपातिक का संबंध है। यानी कि यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि तरंगदैर्ध्य, कोई भी तरंगदैर्ध्य, ठीक है, और है क्या चीज? भेदन क्षमता, यानी जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका भेदन क्षमता कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका भेदन क्षमता अधिक होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में है कि किस विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? तो सबसे कम विकिरण है किसका? गामा का। तो बताइए गामा का भेदन क्षमता क्या होगा? सबसे अधिक होगा।
यानी ये ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्ध्य और भेदन क्षमता दोनों का इनवर्स रिलेशन यानी व्युत्क्रम रिलेशन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होती है? तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी से होती है। यानी कि जब तक विटामिन डी नहीं होगा तब तक कैल्शियम के वाले पोषक तत्व तो खाएंगे, लेकिन आपके शरीर में अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश किस प्रकार का होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश किस प्रकार का होता है? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो ये ऋणात्मक होती है ना। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होती है, जबकि प्रोटॉन धनात्मक होती है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होती, यानी कि आवेशहीन होता है। क्वेश्चन पूछ देगा इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आवेश। कैसा आवेश होता है दोस्तों? ऋण आवेश। अब प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, कितना आवेश होता है सर? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये ऋणात्मक इसलिए माइनस लगाएंगे, और इसी में अगर प्लस ऐड कर देंगे और यही मान हो जाएगा तो ये प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का तो कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, है ना। अगला क्वेश्चन था ये पिछले लेक्चर में। तो पेनिसिलिन जो प्राप्त किया गया था ये फंगस से किया गया था, यानी कि फफूंद से किया गया था। अगला क्वेश्चन, आज 30 क्वेश्चन लाए हैं, थोड़ा पेशेंस बनाएंगे। ठीक है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की गति, इसके बारे में तो कई बार चर्चा की है दोस्तों। प्रकाश की सबसे अधिक गति होती है निर्वात में। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सबसे अधिक होती है। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु। इसका आंसर क्या होगा? अंडाणु। इसका आंसर क्या होगा? अंडाणु। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? तो अंडाणु होता है। जबकि हम बात करें अगर शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में, तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म। ठीक है, अंडाणु पाया जाता है दोस्तों आपका फीमेल में, शुक्राणु पाया जाता है मेल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। तो ये तीसरे गति नियम पर जब आधारित है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूटन के तीसरा गति नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया, या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी होता है इसका आंसर। ठीक है, अगला, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? तो ये होता है तरल बाहरी कोर की गति के कारण। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी करें इस वीडियो को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और मैं यह कोशिश करता हूं हर बार नए अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, ये आंसर के भी दिया गया है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद।